Good evening to all of you. Board visible है? Okay. So today the topic which we will be dealing is Varna system. If you people have any question from last class, please feel free to ask any question from last class. So you will, your silence speaks that you don't have any question. Okay. So Varna system. What is Varna? Varna, it implies color. ये वर्ड का origin वैदिक टाइम्स में हुआ. When the Aryans they arrived, Aryans belong to a different race. एक अलग ही प्रजाति के थे ये. Some say कि ये यूरोपियंस थे, यूरेशियंस थे, ईरानियंस थे. There are different theories. For example, noted scholar Max Muller, he says कि ये लोग जर्मनी से आए थे. Then तिलक, बाल गंगाधर तिलक, he says कि ये लोग आर्टिक रीजन से आए थे. Even wrote a book named Arctic Home of the Vedas. ये किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था. फिर सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इसे कि ये लोग तिब्बत वाले एरिया से आए थे. ओके. पेनका, पेनका से ये जर्मनी से आए थे. मैक्समुलर ने सेंट्रल एशिया कहा है. सेंट्रल एशिया. सो डिफरेंट स्कॉलर्स दे हैव सेड कि इनका ओरिजिन अलग था. किसी का कहना है कि ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन से आए थे, तो किसी का कहना था कि आर्टिक रीजन से आए थे, किसी का कहना था कि तिब्बत से आए थे, तो किसी का कहना था कि जर्मनी से आए थे. लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये यूरेशिया से आए थे या फिर ईरान वाले रीजन से आए थे. और वह आर्यंस के बारे में कुछ खासियत ये थी कि फेयर कॉम्प्लेक्शन थे, गोरे थे. नोज जो है, इंडेक्स जो है, नोज का ये नेजल इंडेक्स ये हाई. इन कॉन्ट्रास्ट टू जो यहाँ के लोकल्स थे, एबोरिजिन्स थे जो भारत में थे, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन थे एंड शॉर्ट नोज. नाक छोटी होती थी, चिपटी होती थी. ये इनफैक्ट ये डिस्क्रिप्शन वेदों में ही लिखा हुआ है. और आर्यंस जब पहली बार आए, व्हाट दे डिड कि उन्होंने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर. और जो विक्टर क्लास थे, ये आर्यंस,
और वैंक्विश्ड क्लास जो थे वो उनको उन्होंने दास कहा। ठीक है, ये विक्टर क्लास और ये वैंक्विश्ड क्लास, हारा हुआ समूह जो था। तो पहला डिवीजन यहीं से शुरू हुआ। ओके, ये डिवीजन क्या था? आधार, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ डिवीजन? रेस या कलर। लोगों के कलर के बेसिस पर उनके रेस के आधार दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। आर्यंस थे एंड दास। ओके, आर्यन जो है वो विक्टर क्लास थे एंड दासास देवर वैंक्विश क्लास। ये युद्ध हुआ था, ये भी हमें वेदों से पता चलता है। बैटल वॉज फॉट। आर्यंस के जो किंग थे, गॉड थे इंद्रा, ही वॉज वॉर गॉड। ओके, और इसी वॉर गॉड के सहारे वेदों में यह मेंशन मिलता है कि इन्होंने दासास के ऊपर कब्जा किया या इनको हराया। Please come on time, it becomes difficult to repeatedly allow you people to enter the class. So the Aryans were the victor class and the Dasas they were the vanquished class. आर्य जो थे ये इन्होंने हमला किया था यहाँ पर, और दास जो थे ये हार गए थे। मोस्ट पॉसिबली ये दास जो थे ये हरप्पन्स थे। Because the time during which this happened, जब ये आक्रमण हुआ था, Aryans they came to India roughly around 1500 BC. This was the time when Harappan civilization declined. 2500 से 1500 BC is the time जब ये Harappan civilization का ये मैच्योर फेज था, civilization खत्म हो जाती है। कार्बन डेटिंग से जो हमें मिलता है वो ये डेट मिलता है। एंड अराउंड दिस टाइम द आर्यंस केम। तो एक रीजन तो ये एक कहिए कि प्रूफ जो हमें मिलती थे पॉसिबली जिन्होंने हरप्पन्स को हराया था। वेदों में हमें यह मिलता है कि इंद्र was known as पुरंदर। पुरंदर मीन्स फोर्ट डिस्ट्रॉयर। इंद्र देवता को फोर्ट डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है या पुरंदर भी कहा गया है वेदों में। तो इट वाज दी हरप्पन्स हु लिव्ड इन दीज फोर्ट्स। हरप्पन्स जो हैं मोहनजोदारो के लोग, ये लोग दुर्ग में रहते थे। दे वर पीस लविंग पीपल। इनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो व्यापार था, और दे वर पीस लविंग पीपल। दे डिड नॉट हैव मच ऑफ वेपन। इनके पास ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं, कुछ चंद हथियार मिले हैं, वो भी कॉपर के। तो कॉपर से, तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। ये एक दिखाने के लिए हो सकता है। बट आर्यंस के पास आयरन था, और आयरन का दो एडवांटेज था। एक तो वेपन, इससे घोड़ों में जो नाल लगता है, ओके, और शू, घोड़ों में जो नाल लगता है उसमें लोहा का इस्तेमाल होता है। इस नाल की वजह से आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। सो इट वाज दिस रीजन विच ये आयरन था इनके पास, आर्यंस के पास, और घोड़े थे। इसी के वजह से आर्यंस जो है वो लंबी दूरी तय कर पाए और यहाँ तक आ गए। उनके पास घोड़े थे और ये आयरन का नॉलेज था। ऑन अदर हैंड हरप्पन्स जो थे, हरप्पन्स के पास ना तो घोड़े थे और ना ही नॉलेज था आयरन का। ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहलाता है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं वो ब्रोंज इज एन अलॉय, इसी का ये इस्तेमाल करते थे। आयरन वाज अननोन टू द हरप्पन्स। रीजंस एज वेल, जैसे हमें मिलता है दो एरिया में। यहाँ पर है क्या
कि काफी संख्या में जब खुदाई हुई तो काफी संख्या में देखा गया कि लोगों का कंकाल मिला, मतलब इतना लोगों को मारा गया था, मार करके एक जगह फेंक दिया गया था और वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिट्टी की लेयर जो है उसके ऊपर जम गई और एक पहाड़ बन गया। जब खुदाई की गई तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ कंकाल निकला। ये दो एरिया मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से काफी मात्रा में कंकाल मिला और उनकी हड्डियों का जब स्टडी किया गया तो उनमें कट मार्क्स थे, ठीक है, तलवार के निशान थे, युद्ध हुआ होगा और इनको मार करके फेंक दिया गया होगा। सो दिस इज अनदर रीजन। फेयर सर्विस, ये महोदय कहते हैं that on circumstantial evidence Indra stands accused, जो साक्ष्य हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, उससे हमें यह प्रतीत होता है कि संभवतः यहाँ आर्यों का आक्रमण हुआ था और इन्हीं लोगों ने फिर यह हड़प्पन सभ्यता को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, मार दिया गया और जो बच गया उनको दास बना लिया गया। सो आवर मेन कंसर्न, ठीक है, ये डिवीजन था रेशियल। कलर के बेसिस पर, ठीक है, तो इसमें एक तरफ थे, दूसरे तरफ थे दास, ठीक है। आर्य जो थे ये वाइट कॉम्प्लेक्शन, गोरे थे, और ये ब्लैक या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो दिस वाज द फर्स्ट डिवीजन। आर्यंस जब आए तो ये डिवीजन जो था ये रेशियल डिवीजन था, दैट इज टू से कि रंग के आधार पर ये विभाजन किया गया था लोगों के बीच में। रंग, क्योंकि आर्यंस जो थे ये गोरे थे और दास जो है काले थे, ठीक है। कारण तो ये था कि जो जीत गए वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे। कोई भी समूह, समुदाय जब वो आता है, आक्रमण करता है और दूसरे समूह या समुदाय पर कब्जा कर लेता है, तो जिसने युद्ध जीता है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और जिनके ऊपर वो जीता है उनको वो हीन मानता है। जब यूरोपियंस आए, ब्रिटिश लोग आए, इट वाज दे हु वोन अपॉन अस, हम पर वो हावी हुए, जीते, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को वो इंफीरियर, वो हमें निग्गर बोलते थे, भिखारी। सो एक विक्टर क्लास जो है वो हमेशा रेसिस्ट होता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। आर्यंस अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे दासों की तुलना में। दास जो है वो ब्लैक थे या डार्क कम्प्लेक्शन थे, जो यहाँ के लोकल्स थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ ये रेशियल डिवीजन गेव वे टू इकोनॉमिक डिवीजन। फिर से डिवीजन होता है, क्या होता है इन बिटवीन। इससे पहले एक चीज और कि अब आर्य आए और आर्यंस जो है ये नंबर्स में कम होंगे और ये नंबर्स में ज्यादा होंगे, क्योंकि ये यहीं के निवासी थे। दूसरा, मेन मोर, वीमेन लेस, या मेल रेशियो जो है वो लगभग 1:1 होगा। कोई भी सोसाइटी में, स्टेबल सोसाइटी जो होती है, वहां पर मेल फीमेल रेशियो लगभग 1:1 रहेगा। जैसे अभी प्रेजेंट में इंडिया में जो ये रेशियो है मेल फीमेल का, वो तकरीबन 940 फीमेल्स और ओके, तो जेंडर रेशियो ऐसे ही है, तो तकरीबन 1:1 रहता है। लेकिन कोई लड़ाकू जाति जब वो आक्रमण करता है तो होगा क्या कि सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी। अगर ये 1000 लोग आए तो इन 1000 में से 900 या 950 जो है ये मेन होंगे और 50 से 100 जो है वीमेन होंगी।
इनके लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनकी पत्नियां होंगी या दासियां होंगी, क्योंकि युद्ध लड़ना है। ये जो आक्रमणकारी ग्रुप है, आर्यंस जो आक्रमण किए, तो उनको युद्ध लड़ना था। युद्ध लड़ते समय ये मेल्स ही ज्यादा जाते हैं, फीमेल्स कम रहेंगी। वाई? बिकॉज फीमेल जो है वो लाइबिलिटी होगी। युद्ध लड़ने के लिए हमें मर्दों की आवश्यकता ज्यादा होगी, इसलिए मर्द ज्यादा आएंगे। जब आर्यंस आए, ठीक है, इस पार्ट में ये सेटल कर गए, तो सेटल करने के बाद क्या होगा कि इन्हें फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी। एक स्टेबल सोसाइटी का मेल फीमेल रेशियो 1:1 होगा, तो इन्हें फीमेल्स की रिक्वायरमेंट होगी फैमिली के लिए। ओके, दे वुड रिक्वायर। दो ऑप्शन है इनके पास, गो बैक टू ब्रिंग फीमेल्स, वापस जाएं जहां से आए थे और वहां से फीमेल्स को लेकर के आए, अपनी पत्नियों को, बेटियों को वो लेकर के आए। और दूसरा ऑप्शन है स्टे एंड ठीक है, यहीं पर रुके और लोकल से मैरी करें। ये वाला ऑप्शन रिस्की है, गोइंग बैक। वाई? क्योंकि आप अगर वापस जाते हैं जहां से आप आए हैं, अपने पत्नियों को लाने के लिए, माओ को लाने के लिए, बेटियों को लाने के लिए, बहनों को लाने के लिए, तो वैसे परिस्थिति में ये एरिया जिसको आपने अभी अभी एक्वायर किया है, वो हाथ से फिर निकल सकता है। ये वाला ऑप्शन ज्यादा इजी है कि हम यहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ के लोगों से विवाह करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि विवाह होगा किसमें। ये लड़के का सिंबल है, आर्य बॉय, दास गर्ल, गर्ल का सिंबल ऐसे है, ठीक है, आर्य बॉय और दास गर्ल का जरूरत नहीं है। तो आर्यस ने क्या किया कि इस तरह का विवाह को परमिसिबल माना, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट था। आर्य लड़के का इसे अनुलोम विवाह कहा गया। इस ऊंचे वर्ण का लड़का, आर्य लड़का जो है तो ऊंचे वर्ण का होगा, नीचे वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन दास बॉय के साथ शादी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है, इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इस पर मनाही थी। क्यों मनाही थी? कारण यह है कि आर्य लड़की तो ऑलरेडी कम है हमारे पास, 50-100 के आसपास दासों के पास, तो वैसे में आर्य लड़कियों की संख्या और कम हो जाएगी। हमें तो लड़कियों की आवश्यकता है ना फैमिली के लिए, तो लेने का नियम इजी रखा गया, देने का नियम को कठोर कर दिया गया। आर्य दास बॉय, वही सिस्टम जो है वो आज भी आपको देखने को मिलता है। अपर कास्ट प्लस लोअर कास्ट गर्ल, इसमें अगर मैरिज होगा तो ज्यादा हंगामा नहीं होगा, लेकिन अपर कास्ट गर्ल और लोअर बॉय का शादी होगा तो हंगामा होगा। एक अपर कास्ट बॉय है, ब्राह्मण है, और लोअर कास्ट गर्ल से, क्षत्रिय, वैश्य या इससे भी, शूद्र से भी शादी किया, विरोध होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अनुलोम टाइप का मैरिज है। लेकिन और लोअर कास्ट बॉय है, दलित लड़का है, तो ऐसी शादी परमिसिबल नहीं होगी। गांव में अगर होगा तो वहां पर हो सकता है, संभावना है कि मार दिया जाए, शहरों में भी नहीं होगा। अपर कास्ट गर्ल का लोअर कास्ट बॉय के साथ शादी नहीं होगा, बिकॉज जैसे आ रहा है उसी समय से आर्यों के समय से आ रहा है। खैर, एनी हाउ व्हाट वी सी कि ये अनुलोम मैरिज जो है ये परमिसिबल हो गया। क्यों परमिसिबल हुआ? क्योंकि मजबूरी थी, हमें गर्ल्स चाहिए शादी के लिए, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो कि वापस हम जाए जहां से हम आए हैं, वहां से हम लड़कियों को लेकर के आए,
वो रिस्की है, वहां हम जैसे जाएंगे, यहाँ जो एरिया हम लोगों ने ऑक्यूपाई किया है वो हमारे हाथ से निकल सकता है। सो वी वेंट विथ द सेकंड ऑप्शन कि हम यहाँ लोकल्स जो है उनसे हम मैरी करेंगे, यहाँ के होगा, ठीक है। आर्य बॉय, आर्य गर्ल, और दूसरा टाइप होगा आर्य बॉय प्लस दास गर्ल। ठीक है, 1 2 दो टाइप का होगा। आर्य गर्ल और दास बॉय का मैरिज नहीं होगा, प्रतिलोम मैरिज है, वो फॉरबिडन कर दिया गया। तो मैरिज दो तरह का होगा, आर्य बॉय प्लस आर्य गर्ल एंड आर्य बॉय प्लस दास गर्ल। अब ये वाला शादी ज्यादा होगा बिकॉज ऑब्वियसली आर्य लड़कियां कम हैं, तो ये दास लड़कियों से शादियां ज्यादा होंगी। तब जब ये शादी होगी तो रेशियल सुपीरियोरिटी जो था हमारा या आर्यों का, जिसके आधार पर हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, वो तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आर्य लड़का और दास लड़की के बीच में जो विवाह होगा, कॉम्प्लेक्शन नहीं होंगे, गोरे नहीं होंगे, गेहुआ रंग के होंगे, ब्रिटिश कलर होंगे, सांवले होंगे, जो आज अधिसंख्य भारतीयों का रंग है, सांवले रंग के होंगे, गेहुआ रंग के होंगे, एकदम गोरे चिट्टे नहीं होंगे। अब रेशियल सुपीरियरिटी तो आपका चला गया कि रंग के आधार पर आप अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर सकें, क्योंकि ये संख्या में जो शासक वर्ग थे वो लोग को बनाए रखे कि हम आर्य लड़की से ही शादी करेंगे, और बाकी जो है नीचे के जो वर्ग थे उन लोगों को परमिशन था कि वो दास लड़कियों से शादी कर सकते हैं, तो उनसे जो संतुलित होंगे गेहुआ रंग। तो अब जो डिवीजन होगा, पहले अब रेशियल सुपीरियरिटी खत्म हो गया तो रेशियल डिवीजन तो नहीं हो पाएगा ये सोसाइटी में, लेकिन आर्यंस जो है वो तो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब इकोनॉमिक डिवीजन किया, आर्थिक विभाजन किया, और 4 कैटेगरीज में बांटा लोगों को। पहले 2 कैटेगरीज में था आर्य और दास, अब 4 कैटेगरी में। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा, और इसी को वर्ण व्यवस्था कहा गया। ये कब होता है, ये लेटर वैदिक पीरियड में। आर्यंस जो है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का फेज था, और ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था इस लेटर वैदिक फेज में, उत्तर वैदिक काल में आता है। अर्ली वैदिक फेज में क्या था, आर्य और दास का विभाजन। लेटर वैदिक फेज में बाद में हुआ क्या कि ये वर्ण व्यवस्था आता है। कैसे हमें पता चलता है कि ये लेटर वैदिक फेज में हुआ? आर्यों के बारे में ज्यादातर जानकारियां जो हमें मिलती है वो उनके वेदों से मिलती। वेद जो है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा गया था, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 10 मंडल है। ये कह लीजिए कि वॉल्यूम्स, मंडल समझ लीजिए वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम में है ये। इसमें से मंडल नंबर जो 2 से
ठीक है। और एक मंडल नंबर 1 और 10 जो है ये लेटर वैदिक फेज में लिखा गया है, 8वां बीच के काल में लिखा गया। तो लेटर वैदिक फेज में 10 ये मंडल इस तरीके से लिखे गए हैं। पहला और 10वां जो है लेटर वैदिक फेज में, 2 से लेकर के 7वां मंडल तक चलता है कि ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहले उल्लेख हमें मिलता है ना, वो ऋग्वेद का 10वां मंडल में वहां पर है। उसमें एक मंत्र मिलता है, पुरु सुक्त मंत्र। इस मंत्र में यह वर्णित है कि आदि मानव ने, आदि ब्रह्म ने स्वयं का यज्ञ किया, ठीक है, अपना खुद का उन्होंने यज्ञ किया, और उनके शरीर से के मुख से, माउथ से ब्राह्मण पैदा हुए, ठीक है, लिम्स हाथों से, जांघों से थाई वैश्य पैदा हुए, और शूद्र पैदा हुए, ठीक है। तो ये ऋग्वेद का 10वां मंडल में मिलता है हमें कि आदि अपना स्वयं का यज्ञ किया आदि ब्रह्म ने, और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से वैश्य पैदा हुए, और चरणों से शूद्र पैदा हुए। तो ये पूछिए। जांघों से है, ठीक है, थाई से, क्षत्रिय भुजाओं से, लिम्स हाथ से, ठीक है। अब इसको ऊपर से नीचे आप अगर ये देख, माउथ से ऊपर है, ठीक है, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आएंगे। माउथ के नीचे है आपका हाथ, तो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के नीचे होंगे। उसके नीचे आपका जांघ आता है, वैश्य, यहां से फिर ये तीसरा पोजीशन पे आएंगे, और चौथा पोजीशन पर आएंगे ये शूद्र। डिवीजन किया गया लोगों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। ये कब हुआ? ये लेटर उत्तर वैदिक काल में, जब ऋग्वेद का 10वां मंडल लिखा गया था ना, ऋग्वेद का 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, वहां पर पहली बार ये मिलता है कि ये वर्ड जो हमें मिलता है, ये पुरुष सूक्त मंत्र वहीं पर मिला है। और इससे पहले जो हमें वर्ड मिलता है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये सब वर्ड नहीं मिलता है। जो ऋग्वेद का 2 से लेकर के 7वां मंडल है, वहां पर ये वर्ड्स नहीं मिलते हैं हमें। वहां पर राजन्य वर्ड मिलता है, लेकिन क्षत्रिय वर्ड नहीं मिलता है। सो वी सी, आर्यों ने ये डिवाइड किया सोसाइटी को, और ये इकोनॉमिक डिवीजन हमने कहा था कि ये इकोनॉमिक डिवीजन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो ब्राह्मण का काम क्या है? पूजा पाठ। क्षत्रियों का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन करना। वैश्य क्या है? व्यापार। और शूद्र क्या है? कि ये सर्व करेंगे बाकी सभी क्लास को। ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सो किया गया, रूल करेंगे, शासन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। शासन जो करेंगे वो क्षत्रिय करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये क्षत्रियों का काम होगा। जो व्यापार होगा वो वैश्यों का काम होगा, और शूद्र जो होंगे वो करने का काम करेंगे। ये सभी जो ऊपर में 3 वर्ण हैं, इन सभी को सर्व करेंगे। तो ये एक इकोनॉमिक डिवीजन हुआ।
यहां तक किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है? ओके, हम क्या देखते हैं कि आर्यंस का जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज था इस तरह से, वर्ण व्यवस्था पर आधारित। ये लेटर वैदिक फेज में होता है, क्योंकि ये सारा चीज हमें अर्ली वैदिक फेज में नहीं मिलता, लेटर वैदिक फेज में, क्योंकि ये जो आर्यंस है ये धीरे डाउन कर गए थे अब इस समय तक। और अगर नक्शे पे हम देखते हैं, लेट मी ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, जिससे कि ये थोड़ा आपको ज्यादा बेहतर बता सके। इतना ही से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम पूरा मैप नहीं बना रहे हैं। ओके, सो जब आर्यंस आए, ये रीजन पे, क्योंकि जो सिविलाइजेशन वो यहीं पर था, तो सबसे पहले ये यहाँ पर इस एरिया में आए, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये इधर आना शुरू किया। गंगा है ये, गंगा रिवर के कोर्स में ये आ, ठीक है। यहां पर विंध्यास था, बाद में ये फिर विंध्यास को क्रॉस करके संभव हुआ। सो इट टुक टाइम, ये समय लगा ये सब होने में। जब ये माइग्रेट करना शुरू किए धीरे धीरे करके, अपना पोजीशन को मजबूत करके, ये गंगा वाला पार्ट जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करके, जंगलों को काट करके धीरे धीरे करके माइग्रेट करना शुरू किया। तो है क्या कि अब अभी तो लोग थे पहले से, इन सब जगहों पर भी लोग थे, ये लोग आर्य फोल्ड में आने लगे, ठीक है। एक फिनोमिनल होता है एलीट इमुलेशन, ने ये सिद्धांत पहले दिया था। उनका कहना था कि कोई भी विक्टर क्लास जब आता है ना, कोई भी ऐसा वर्ग जो शासक वर्ग है, वो जब आता है तो वहां के लोग जिन पर उसने कब्जा कर लिया है, वहां के लोग क्योंकि वो विक्टर क्लास है, विजेता है, तो उसके तौर तरीके, रहन सहन के तरीके जो है वो अपनाना शुरू कर देता है, वो उनके जैसा व्यवहार करने लगता है। जैसे जब तुर्की लोग भारत आए तो उनमें पर्दा का सिस्टम था, में रहती थी। ये पर्दा का सिस्टम धीरे धीरे करके राजपूतों में आ गया, उन्हें ये अपर क्लास का सिंबल लगने लगा। अंग्रेज जब आए तो वो कोट पैंट पहनते थे, तो ये सब छोड़ करके हम लोग भी कोट पैंट पहनना शुरू कर दिए। तो ये एलीट रेवोल्यूशन होता है कि जो क्लास हम पर जीत गया, हावी हो गया, उसके संस्कृति, खान पान, रहन सहन को हम लोग कॉपी करना शुरू करते हैं। और ये हर सोसाइटी में होता है, हर जगह होता है। लोग विजेता वर्ग के खान पान के, रहन सहन के, उठने बैठने के, बोलचाल, उनके तौर तरीके कॉपी करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस, वो ट्राइबल्स थे, ये यहाँ के पहले निवासी थे, और दुनिया के किसी कोने में भी सबसे पहले ट्राइबल्स ही हमें मिलते हैं, एबोरिजिन्स वहां के। तो ये लोग जब आर्यों के संपर्क में आए तो उनका खान पान, रहन सहन, तौर तरीका जो है अपनाने लगे, और आर्य जो है फिर उनको अपने वर्ण व्यवस्था में स्थान देने लगे, ठीक है। एक संस्कार होता था, एक मंत्र होता था,
जो मिलता है हमें वृत्य स्तोम मंत्र। ट्राइबल को आर्य वर्ण में दीक्षित कर लिया जाता था। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह का व्यवस्था है। इस्लाम में जैसे सिस्टम है कि पहला कलमा पढ़कर कोई भी व्यक्ति वो मुस्लिम होता है। क्रिश्चियनिटी में भी इसी तरह का कुछ व्यवस्था है कि उनको बैप्टिज्म मंत्र का उच्चारण करके किसी भी अनार्य को हम दीक्षित करते थे। तो ट्राइबल्स कौन थे? अनार्य थे, आर्य तो नहीं थे, ये अनार्य थे, उनको तथा आर्य वर्ण में। अब है क्या कि आर्य में देखिए 4 वर्ण तो ऑलरेडी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था थी। अब इसमें ये 2 वाला क्लास है, ये तो रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो ट्राइबल्स को इंक्लूड अगर हम करेंगे तो या तो इसमें वैश्य में या तो फिर शूद्र में। तो अधिसंख्यों को हम इसी में इंक्लूड करेंगे, शूद्र में। मेजॉरिटी जितने भी आएंगे उनको हम ऊपर के क्लासेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिविलेज क्लास है। ब्राह्मण अपने क्लास में किसी को एंट्री नहीं देंगे आसानी से। आसानी से क्या, मुश्किल से भी वो नहीं देंगे, क्योंकि वही संख्या में कम है। तो इसी के आधार पर तो वो अपनी श्रेष्ठता को बनाए हुए हैं कि हम प्योर ब्लड है, मिक्स रेस नहीं है, हम प्योर ब्लड है। तो इस कारण से हम एंट्री नहीं देंगे। हमने क्या कहा था प्रीवियस क्लास में, डिवाइन राइट्स थ्योरी, कि ओरिजिनल क्षत्रिय कोई नहीं होता था। कोई भी समूह, समुदाय, व्यक्ति अगर उसने राजनीतिक सत्ता हासिल कर लिया, इफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑक्यूपाइज पॉलिटिकल पावर, तो ब्राह्मण उनको क्षत्रिय घोषित कर देते थे। ओरिजिनल क्षत्रिय कोई नहीं होता था। जितने जगह आप उठा के देखिएगा इतिहास में, तो उन क्षत्रियों का जो ओरिजिन है वो मिथ्या से जुड़ा हुआ है, मिथिकल है। जो राजस्थान के राजपूत हैं, इन ओरिजिन दिया गया कि माउंट आबू पर्वत है, यहां से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और इस ज्वालामुखी के विस्फोट से चालुक्य, परमार, इससे इनकी उत्पत्ति हुई। जितने भी मतलब 4-5 क्लासेस आपको ये मिलेंगे, वो उनकी उत्पत्ति इसी से हुई है। तो ये मिथिकल है। ज्वालामुखी का विस्फोट जब भी होता है तो लावा निकलता है, वहां से कोई बाहुबली नहीं निकलता है। वो बॉलीवुड के सिनेमा में होता है, रियलिटी में ये नहीं होता है। लेकिन मिथ्या या इस तरह की चीजें जो है वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं, और इस प्रकार से किसी को भी क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता था। तो ट्राइबल्स में भी अगर कोई पावरफुल ट्राइब है ना, तो उसको क्षत्रिय हैं, वो तो अपना पोजीशन नहीं देंगे, तो उनको क्या करेंगे कि नीचे का पोजीशन मिलेगा। तो क्षत्रिय में भी नीचे पोजीशन। फिर वैश्य जो है ये मर्केंटाइल क्लास है। तो ओरिजिनल जो वैश्य है वो, मान लीजिए कोई ट्राइबल है, वो ट्राइबल भी जो है व्यापार करने वाला ट्राइबल है, तो वो चाहेगा कि उसको वैश्य में स्थान मिले। अगर मिलेगा भी तो वैश्य में नीचे पोजीशन में मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक वर्ण है, और वर्ण के साथ साथ इसमें और कैटेगरीज आने लगते हैं। ये एक मान लीजिए कि क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय में जो है वो मिलेगा। डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है नहीं है वो ट्राइब। अगर बहुत पावरफुल है तो ऊपर का पोजीशन मिल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पावरफुल नहीं है तो उसको यहाँ का पोजीशन मिलेगा। ये शूद्र वाला कैटेगरी जो है ये सबसे ज्यादा, इसी में किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कीजिए। शूद्र वाला कैटेगरी जो है ये सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, शूद्र कैटेगरी ये सबसे ज्यादा, माइक ऑफ कीजिए, शूद्र वाला कैटेगरी जो है ये सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। आज की अगर आबादी का हम स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये भारतीय आबादी का 17% है। ठीक है, इन्हें हम द्विज कहते हैं। उसके बाद आइए, फिर ये द्विज हो गए। 47%
ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी। ये तकरीबन है आई सपोज 8% के आसपास। कितना हो जाता है, जुड़िए, 14, 20, 28, 4, 5, 88%। कमोबेश कुछ परसेंट यहाँ पर माइनस कर सकते हैं हम लोग। फिर मुस्लिम्स हैं और फिर 1% जो है वो क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं। तो ये आपका आना चाहिए 85। ये 85 अगर आना है तो ये 43% होगा ओबीसी, 47 नहीं। ओके, 4 ये होंगे, इसी के आसपास आएगा, 43-44% ओबीसी है। सो आज अगर देख, ये शुद्र है, जिनको शुद्र घोषित किया गया। अच्छा, अब एससी कौन है? तो यहाँ मूल निवासी है, वो बचे कुचे आज 8% है। एससी कौन है? इस वर्ण व्यवस्था में एक और एडिशन किया गया, ठीक है, 4 थे, 5वां ऐड किया गया था वर्ण पंचम या अछूत, अनटचेबल्स। इनको वर्ण व्यवस्था में स्थान भी नहीं दिया गया था, काबिल नहीं है, इनको वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया। ये 16%, 15 to 16% ये एससी है, जिनको अलग अलग नामों से आज हम जानते हैं, एससी हो, दलित हो। तो ये 5वां कैटेगरी, जिनको वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं दिया गया कि ये घृणित पेशा है, लोअर ऑक्यूपेशन। इनको गांव के अंदर प्रवेश करने का अनुमति नहीं था। गांव के अंदर अगर वो प्रवेश कर रहे हैं तो अपने साथ में वो बांस की एक छड़ी रखेंगे और अपने आप को पीटते हुए वो गांव में प्रवेश करें, सो दैट कि बाकी लोग जो हैं उनको पता चल जाए कि कोई अछूत आ रहा है और उससे वो दूरी बना लें। सो आज का डेमोग्राफी मिलेगा 17% द्विज, 43% ओबीसी जो ये शूद्र है उस व्यवस्था में आज एक, फिर 15 to 16% एससी है, 76% हो गया। फिर बाकी आपका एसटी है, 8.5% के आसपास एसटी है। फिर मुस्लिम्स हैं, जैन्स, क्रिश्चियंस, पारसीज हैं, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ ये डिवीजन होता चला गया। तो एक बार रिकैप कर लें समाप्त करने से पहले। पहला डिवीजन किस पर हुआ? रेशियल बेसिस पर, ठीक है। रेशियल बेसिस पर ये डिवीजन होता है, कलर के बेसिस पर डिवीजन होता है, और 2 हमें वर्ग, ठीक है। दूसरा हमें जो मिलता है वो किसके बेसिस पर मिलता है? इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पर मिलता है, आर्थिक श्रम विभाजन। इसके आधार पर फिर हमें मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। होता है रिचुअल्स के बेसिस पर, कि इस ब्राह्मण में भी अब जो नॉन आ रहे हैं ट्राइबल्स वो एंट्री लेंगे, क्षत्रिय में लेंगे, वैश्य में लेंगे, शूद्र में लेंगे। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्टेड है, आसानी से एंट्री नहीं मिलेगा। तो शूद्र वाला जो है ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना भी कन्वर्शन होगा तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थान यहाँ पर मिलेगा, तभी जाकर के ये 43% हो जाता है। तो नहीं होंगे, इस शूद्र में भी ये हायरकी होगा, अपर कास्ट, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कास्ट, लोअर मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट। इसके विभाजन का आधार क्या होगा? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वर्ण व्यवस्था, वो हायरकी है। और हायरकी में आधार क्या माना जाता है? रिचुअल्स। जो ज्यादा रिचुअल कम होगा वो सबसे नीचे होंगे, जो जिनका रिचुअल्स कुछ नहीं है, 0 है, वो जो है वो शेड्यूल कास्ट में होंगे, उनको सबसे नीचे पोजीशन दिया जाएगा। सो रिचुअल्स बिकेम द बेसिस फॉर स्ट्रेटिफिकेशन। पहला कलर बिकेम द बेसिस फॉर स्ट्रेटिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार जो है वो कलर बना या रेस। दूसरा जो क्रिया है सेकंड फेज में, लिटर वैदिक फेज में, आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो आधार बना स्ट्रेटिफिकेशन का या वर्गीकरण का। और तीसरा फेज में रिचुअल्स, कर्मकांड, ठीक है। तो ये कर्मकांड कौन करते थे?
कंट्रोल ब्राह्मण्स। तो किसी को भी पोजीशन कौन प्रोवाइड करते थे? दैट ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है, और स्ट्रक्चर को खड़ा होने में 2-3 साल का वक्त नहीं लगा, सदियों का वक्त लगा, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इसमें लगे। एंड वी अराइव्ड एट द प्रेजेंट स्टेट, जो आज का हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि इंडिया का डेमोग्राफिक स्टडी अगर हम करेंगे तो कितने प्रतिशत द्विज क्लास है, कितने प्रतिशत ओबीसी है, एसटी है, एससी है, बाकी क्लासेस। सो विल स्टॉप आवर क्लास हियर एंड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी आर लिविंग टू सम अप। आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है आप लोगों का, तो आप पूछ लीजिए। आई एम होपफुल कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर हुआ हो, बिकॉज जिसे इजीली समझ में नहीं आता है कि हाउ कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ना और किस तरीके से ये ओरिजिनेट किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क।